MHD 11 में विश्लेषण के लिए उपलब्ध जो प्रमुख 9 कहानियाँ हैं उसमें दूसरे नंबर की जो कहानी है वह है डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत जी की एक अमर रचना है। अमरकांत भारतीय कथा साहित्य के वे सशक्त हस्ताक्षर हैं जो प्रेमचंद्र के बाद के जो बड़े कथाकार हुए हैं उनमें से एक हैं। लगभग 1925 के आसपास का अमरकांत का जन्म है और 1936 में प्रेमचंद चले गए थे। यानी कि प्रेमचंद की कहानी और उनके जीते जी उन कहानियों का रसास्वादन करने की अभी अमरकांत की उम्र भी नहीं हुई थी कि प्रेमचंद चले गए। संभवतः यह भी एक कारण हो कि जो कहानी विधा में अमरकांत का कलम चलता है वह प्रेमचंद से कुछ भिन्न चलता है। डिप्टी कलेक्टरी एक मध्यम वर्गीय भारतीय आशावादी परिवार की ऐसी मार्मिक परिणति का चित्र है जिसमें कुछ पात्र हैं, जिसमें जो है शकलदीप बाबू हैं जो जमुना के पति हैं, नारायण के पिता हैं और निर्मला के ससुर हैं और उनका छोटा बेटा टुनटुन है। इस कहानी के जो मुख्य चरित्र हैं वो इन्हीं के आसपास गढ़े रचे गए हैं। कहानी में जो बड़ा बेटा नारायण बाबू है उसको आजकल की भाषा में कहें तो UPSC का एग्ज़ाम निकलवाना सब लोगों की मंशा है। कहानी की शुरुआत में शकलदीप बाबू इसके पक्षधर नहीं हैं। शकलदीप बाबू पेशे से एक प्रकार से कहें कि मुख्तार हैं, एक छोटे प्रकार का वकील कह लीजिए, कानूनी सलाहकार, और उनके अंडर में एक दो मुहर्रिर काम करते हैं। उनको भी कुछ ऐसे ही मिलता है, मुवक्किल मिलते हैं, नहीं मिलते हैं कई बार, मतलब ऐसे ही कुल मिलाकर के जैसा कि मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार का पशुपेश में जीवन है वैसा चलता है। इसमें से अगर व्याख्या के लिए कोई गद्यांश आता है तो संभव है कि ऐसा गद्यांश आए जिसमें शकलदीप बाबू या डिप्टी कलेक्टरी शब्द न भी पड़ा हो, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, ये थोड़ी सी एक समस्या हो सकती है। क्योंकि जिसमें शकलदीप बाबू का नाम आ जाए, नारायण बाबू का नाम आ जाए, डिप्टी कलेक्टरी का नाम आ जाए तो आप पकड़ लेंगे कि अमरकांत की रचना है। तो इसके कुछ मैं जो है गद्य 2-4-6 पढ़ देता हूँ ताकि आपको कहानी का लब्बो-लुआब समझ में आ जाए। हालांकि उससे पहले मैं कहानी का सार बता दूं कि शकलदीप बाबू अपने बेटे नारायण को, जो कि कई प्रकार की परीक्षाओं में लगातार बैठता रहता है और निरंतर असफल ही हो रहा है, को लेकर के और उसके डिप्टी कलेक्टर बनने की आशा को लेकर के कहानी का प्लॉट रचा जाता है। कहानी का कथ्य यही है कि बहुत परिश्रम, बहुत आशा और प्रार्थनाओं के बाद जो है नारायण बाबू परीक्षा में बैठते हैं और अंततोगत्वा वे फेल हो जाते हैं। इस प्रकार से देखें तो भारतीय नाट्य विधा में जैसे सुखांत की परंपरा रही है और अधिकांश प्रेमचंद की कहानियों में भी सुखांत रहा है, तो अमरकांत नई कहानी विधा के लेखक हैं और वो कहानी को ज़बरदस्ती ठेल करके सुखांत की ओर ले जाना नहीं चाहते। वो वास्तविकता और यथार्थता के साथ रखना चाहते हैं संभवतः कहानी को, इसीलिए उन्होंने ज़बरदस्ती नारायण बाबू को पास नहीं किया। ये तो हो गई कथा का सार संक्षेप। अब मैं कुछ इसके गद्य हिस्से पढ़ देता हूँ जिससे कि थोड़ी सी कहानी और स्पष्ट हो। जमुना पहले तो 1-आध मिनट चुप रही, फिर पति के मुख की ओर उड़ती नज़र से देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं। क्या? सिर उठाकर शकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गईं।
जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्टरी की बहुत सी जगहें हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे कि 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। यानी कि कहानी के मैं 3-4 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, तो भूमिका बन रही है नारायण बाबू के परीक्षा में बैठने की। जमुना देवी जी जिरह कर रही हैं या चिरौरी कर रही हैं या संकेत दे रही हैं शकलदीप बाबू के लिए। शकलदीप बाबू का बड़ा लड़का नारायण घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता था। उम्र उसकी लगभग 24 वर्ष की थी। पिछले 3-4 साल से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, एमएलए मतलब विधायकों के लोगों के दरवाज़ों के चक्कर लगाने तथा और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्टरी के इम्तहान में भी वह बैठ चुका था। ये उसका तीसरा अटेम्प्ट था। पर दुर्भाग्य, अब एक अवसर उसे और मिलना था जिसको वह छोड़ना न चाहता था, और उसे विश्वास था कि चूँकि जगहें काफ़ी हैं और वह आपकी जी जान से परिश्रम करेगा, इसलिए बहुत संभव है कि वह ले लिया जाए। ये तो इस प्रकार से कहानी की शुरुआत हो गई। शकलदीप बाबू शक्ल बनाते हैं, थोड़े से बिगड़ते हैं। फिर शकलदीप बाबू 1-2 क्षण चुप रहे। इससे पहले कुछ पैराग्राफ में छोड़ रहा हूँ। फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते हुए, फिर इसकी गारंटी ही क्या है कि इस दफ़े बाबू साहब ले लिए जाएंगे। मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टरी में कौन पूछेगा। आप में क्या खूबी है साहब कि आप डिप्टी कलेक्टर हो ही जाएंगे। 3rd क्लास बीए आप हैं, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जनाब। भाई समझ लो तुम्हारे कर्म में नौकरी लिखी ही है नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर कांसी ही सेवेंगे तो हड्डियाँ कौन चाटेगा। डिप्टी कलेक्टरी, सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी नाम से मुझे घृणा हो गई है। और उनके होंठ बिचक गए। ये कहानी के शुरुआती पन्नों के शुरुआती हिस्सों का ये दृश्य है। जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया। ऐसी कुभाषा मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारे लड़के में दोष ही कौन सा है। लाखों में एक है, सब्र की 100 धार। मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ जरूर ले लिए जाएंगे। खैर, इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। मैं फिर 1-आध पन्ना पलटने के बाद कुछ पढ़ देता हूँ। सुनती हो, यह 150 रुपये रख लो। करीब 100 रुपये बबुआ की फीस में लगेंगे और 50 रुपये अलग रख देना, कोई और काम आ पड़े। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपए तो अवश्य ले लिए, पर अब भी कुछ नहीं बोली। लेकिन शकलदीप बाबू अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्होंने उत्साहपूर्ण आवाज़ में कहा, 100 रुपये बबुआ को दे देना, आज ही फीस भेज दे। होंगे, जरूर होंगे, बबुआ डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। कोई कारण ही नहीं कि वह न लिए जाएं। लड़के के जेहन में कोई खराबी थोड़े है। राम राम राम। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। नारायण जी इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। ये अब बदलता परिदृश्य है। फिर बीच में से मैं एक संवाद पढ़ देता हूँ जो शकलदीप बाबू बोल रहे हैं। गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं, सारी खुरापात की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। फिर मैं कुछ पन्ने छोड़ करके 1-आध संवाद या स्थिति बताता हूँ। शकलदीप बाबू झेंप गए, झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ रहे हैं। अब स्थिति ये आ गई। फिर 2-3 लगातार छोटे छोटे अनुच्छेद पढ़ देता हूँ। शकलदीप बाबू प्रयागराज में निवास करने वाले एक साधु बाबा से, जो एक बार पर्यटन करते हुए यहाँ पहुँचे थे, गुरुमुख हो गए मतलब उनसे दीक्षा ले ली, गुरु मंत्र ले लिया। आशा उनको यह थी कि घर की औरतें भी उन्हीं बाबा से गुरुमुख हो जाएंगी, परंतु जैसा कहा जाता है, औरतों की जात का कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने दूर के रिश्ते की एक बुढ़िया चाची के प्रवचन से प्रभावित होकर चुपके से राधा स्वामी धर्म की दीक्षा ले ली। यहाँ पर जो है अमरकांत का महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह नहीं, शकलदीप बाबू का पूर्वाग्रह, कि उनके मत से अमरकांत कह रहे हैं कि औरतों का जो भी है। शकलदीप बाबू इसके पूर्व सदा राधा स्वामी वादियों पर बिगड़ते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना भी करते थे। इसको लेकर औरतों में कभी कभी
रोना पीटना तक भी हो जाता था। इसलिए आज भी जब शकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की, इससे पहले प्रसंग था कि अब कुछ घर में पूजा पाठ तुम लोग करते नहीं हो, भजन कीर्तन कुछ किया करो, डूबते को तिनके का सहारा, सब लोग कुछ चाह रहे थे, क्या पता इसका भी कुछ प्रभाव पड़ जाए, सकारात्मक माहौल हो जाए घर में। हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब, हमको तो नरक में ही जाना है। जमुना जी ने व्यंग्य किया। लो बिगड़ गई। शकलदीप बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए झट से बोले, अरे मैं मजाक थोड़े कर रहा था, मैं बड़ी गलती पर था। राधा स्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता हैं। वे मानते हुए भी व्यंग्य कर रहे हैं। खैर, इस प्रकार से अमरकांत अपनी उस समय की समसामयिक धार्मिक गतिविधियों की ओर भी इशारा करते हैं कि किन किन मतांतरों का प्रभाव फैल रहा था और कैसे मध्यम वर्गीय परिवारों में, एक ही परिवार में कैसे दो पथपंथों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। यह भी एक सकारात्मक दृष्टि से विवेचनीय या विश्लेषणीय विषय है। मैं फिर से कुछ पैराग्राफ छोटे छोटे पढ़ देता हूँ। और वे उस दिन सचमुच ही मकान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर्याप्त छाया रहती थी, एक मेज़ और कुर्सियाँ लगाकर बैठ गए। शकलदीप बाबू, अंदर बेटा पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए घर के बाहर ही उन्होंने ऑफिस जमा लिया। फिर से कुछ छोड़ करके पढ़ देता हूँ। शाम को जहाँ रोज़ पहले ही कचहरी से आ जाते थे, उस दिन देर से लौटे। उन्होंने पत्नी के हाथ में 4 रुपये तो दिए ही, साथ ही 2 सेब तथा कैंची सिगरेट के 5 पैकेट भी बढ़ा दिए। सिगरेट क्या होगी? जमुना जी ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे लिए हैं, शकलदीप बाबू ने धीरे से कहा और दूसरे ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनका चेहरा शर्म से कुछ तमतमा गया। जमुना ने माथे पर की साड़ी को खींचते हुए कहा, कभी सिगरेट पी भी है कि आज ही पीऊँगी? इस उम्र में मजाक करते लाज नहीं आती? शकलदीप बाबू कुछ बोले नहीं और थोड़ा मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगे। फिर गंभीर होकर उन्होंने दूसरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, बबुआ को दे देना, और वह तुरंत वहाँ से चलते बने। मतलब आदमी किस स्तर तक आ सकता है बच्चों के लिए कि जिस बच्चे के सिगरेट पीने से और सिगरेट पीने की खबर जानकर मात्र, अपने आँखों के आगे पीना तो दूर की बात है, जान भर लेने से वो चिढ़ते थे और कुछ नहीं करते हैं, मटरगश्ती करते हैं, सिगरेट फूंकते रहते हैं, कहा करते थे। अब वो खुद खरीद करके ला रहे हैं ताकि उसका मन पढ़ाई में लगे। फिर कुछ लाइनों के बाद मैं अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। शकलदीप बाबू जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू ले बाहर के कमरे में जा पहुँचे। उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह झाड़ा बुहारा। इसके बाद नारायण की मेज़ को साफ़ किया और मेज़ पोश को ज़ोर ज़ोर से कई बार झाड़ पटक कर सफाई के साथ उस पर बिछा दिया। मेज़ पोश मतलब जो स्टडी टेबल में बिछने वाला उस ज़माने का एक प्रकार का विशेष कढ़ाईदार चद्दर होता था, जिसके कोनों में कुछ फूल उल बने होते थे। अंत में नारायण की चारपाई पर पड़े बिछौने को खोलकर उसमें की एक एक चीज़ को झाड़ फटकार कर यत्नपूर्वक बिछाने लगे। इतने में जमुना ने आकर देखा तो मृदु स्वर में कहा, कचहरी से आने पर यही काम रह गया है क्या? बिछौना रोज़ बिछ ही जाता है और कमरे की महरीन सफाई कर ही देती है। यानी कि वो व्यक्ति सफलता के लिए आशान्वित होकर के क्या क्या करता है बच्चे के लिए। आगे मैं फिर 1.5 पन्ना छोड़ करके फिर से एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, कुछ आप लोगों को और कहानी का रसास्वादन हो। डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहाँ रवाना होने के दिन आ गए। इस बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता। अच्छा, जब भी मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ तो मुझे प्रेमचंद जी की जो कहानी है बड़े भाई साहब, उसकी याद हो आती है, नारायण के पढ़ने के स्टाइल और उससे। हालांकि यहाँ व्यंग्य की दृष्टि से कहीं भी अमरकांत ने बहुत ज़्यादा इशारा नहीं किया है, लेकिन परिणाम जो बताता है कि वो किस प्रकार का, और इतने अटेम्प्ट के बाद, इतने प्रयत्नों के बाद, इतनी बार परीक्षा देने के बाद जो परिणाम आ रहा है, मुझे वह प्रेमचंद के बड़े भाई साहब की याद दिलाता है। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती, बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसका बिछौना बिछा मिलता। दोनों जून गांव के शुद्ध
घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी मिलती। शरीर की शक्ति तथा दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा दूध तथा शाम को मेवा या फल। और तो और लड़के की तबीयत न उचटे इसलिए सिगरेट की भी व्यवस्था थी। जब सिगरेट के पैकेट खत्म होते तो जमुना उसके पास 4-5 पैकेट और रख जाती। इस प्रकार की वहाँ जो है स्थिति थी। फिर मैं कुछ पंक्तियाँ एकदम छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक छोटी सी घटना की तरफ बढ़ने से पहले फिर मैं 1-2 छोटे पैराग्राफ पढ़ती हूँ। जमुना ने अपनी नाक की ओर देखते हुए कहा, सवेरे का सपना तो हमेशा सच्चा होता है। जब बहू को लड़का होने वाला था मैंने सवेरे सवेरे सपना देखा कि कोई सड़क को देवी हाथ में बालक लिए आसमान से आंगन में उतर रही है। बस मैंने समझ लिया कि लड़का ही है, लड़का ही निकला। यह भी एक मध्यम वर्ग का जो सपना है कि परिवार चले, वंश चले, तथाकथित नाम रोशन करे वगैरह वगैरह, और लड़के के प्रति विशेष आग्रह, इसको अमरकांत छुपाते नहीं हैं। शकलदीप बाबू ने जोश में आकर कहा, और मान लो कि झूठ है तो यह सपना एक दिन दिखाई पड़ता, दूसरे दिन ही हूबहू वही सपना क्यों दिखाई देता, फिर वह भी ब्राह्म मुहूर्त में ही। ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं सुबह का पौ फटने से पहले का समय। बहू ने भी ऐसे ही सपना आज सवेरे देखा है। डिप्टाइन ने भी, अब यहाँ मैं इसलिए पढ़ रहा था कि अभी परीक्षा देना है नारायण ने डिप्टी कलेक्टरी का, पास होना दूर की बात है। अभी से नारायण की पत्नी को उसके ससुर जो है डिप्टाइन कह रहे हैं, जैसे कि चौधरी की चौधराइन, पंडित की पंडिताइन और डिप्टी कलेक्टर की डिप्टाइन। शकलदीप बाबू ने मुस्की काटते हुए कहा, डिप्टाइन ने भी? हाँ, डिप्टाइन ने ही। ठीक सवेरे उन्होंने देखा कि एक बंगले में हम लोग रह रहे हैं और दरवाजे पर मोटर खड़ी है। हमारी सफलता, संपन्नता और यही सब हमारे ऐश्वर्य वैभव के प्रतीक होते थे कि घर में गाड़ी हो और बड़े से घर में रह रहे हों। मध्यम वर्ग का सपना, और ये सपना ही रहा। खैर, जमुना अचंभे के साथ कुछ लाइन छोड़ने के बाद जमुना अचंभे के साथ आंख फाड़कर अपने पति को देख रही थी। दाम्पत्य जीवन में इतने दीर्घकाल में कभी भी, यहाँ तक कि शादी के प्रारंभिक दिनों में भी, कुछ एक घटना जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि कहूँगा वो यहाँ है। शकलदीप बाबू ने रात में उनको जगा कर कुछ खाने को नहीं मांगा था। वह झुंझला पड़ी और उसने अपना असंतोष व्यक्त किया। ऐसा पेट तो कभी भी नहीं था, मालूम नहीं इस समय रसोई में कुछ है या नहीं। शकलदीप बाबू झेंप कर मुस्कुराने लगे। 1-2 क्षण बाद जमुना ने आंखें मलकर पूछा, बबुआ के मेवे में से थोड़ा दूं क्या? मतलब नारायण बाबू के लिए स्पेशल मेवा आता था, उसमें से दे दूं क्या कुछ? शकलदीप बाबू झट से बोले, अरे राम राम राम, मेवा तो तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ तुम सो, भूख वूख थोड़े है, मजाक किया था। खैर बाद में वो फिर एक बासी रोटी या शाम की बची रोटी ला करके देते हैं, वो अलग बात देती हैं और वो खा लेते हैं गुड़ के साथ। लेकिन जो भी है, अब परीक्षा परिणाम आ गया, वे फेल हो गए। जो स्थितियां हैं उसके बाद के कुछ पैराग्राफ कहानी को और स्पष्ट कर दें। सारे घर में मुर्दनी छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते, गंदे कागज पड़े थे और नाबदान से दुर्गंध आ रही थी। ओसारे में पड़ी पुरानी बंसखट, बांस की बनी हुई खाट, बंसखट पर बहुत से गंदे कपड़े पड़े थे। रसोई घर में उस वक्त भी धुआं उठ कर सारे घर की सांस को घोंट रहा था। कहीं कोई खटर पटर नहीं हो रही थी और मालूम होता था कि घर में कोई है ही नहीं। शीघ्र ही जमुना न मालूम किधर से निकलकर कमरे में आई और पति को देखते ही उसने घबरा कर पूछा, तबीयत तो ठीक है? शकलदीप बाबू ने झुंझला कर बताया, मुझे क्या हुआ है? जो पहले यह बताओ नारायण जी कहाँ हैं? जमुना ने बाहर के कमरे की ओर संकेत करते हुए बताया, उसी में पड़े हैं, न कुछ बोलते हैं न कुछ सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने रहे, मैं तो डर ही गई हूँ। शकलदीप बाबू ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, अरे कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले यह तो बताओ, बबुआ को तुमने कभी यह तो नहीं बताया कि उनकी फीस तथा खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये कर्ज लिए हैं? ये विडंबना है, ये दर्द है। मैंने तुमको मना कर दिया था कि ऐसा किसी भी सूरत में न करना। जमुना ने कहा, मैं ऐसी बेवकूफ़ थोड़े हूँ।
लड़के ने एक दो बार खोद खोद कर पूछा था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं। एक बार तो उसने यहाँ तक कहा था कि यह फल मेवा और दूध बंद कर दो, बाबूजी बेकार में इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। पर मैंने कह दिया कि तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बिना किसी चिंता के मेहनत करो, बाबूजी को इधर बहुत मुकदमे मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि यथार्थ का चित्रण है, इसमें कोई नायक नहीं, कोई खलनायक नहीं। नारायण बाबू जो कि परिश्रम कर रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास है इसलिए दे रहे थे परीक्षा, और वह घर को जानबूझ करके सताना या परेशान करना या पिताजी को परेशान करना नहीं चाहते थे, जो कि इस संवाद से प्रतीत होता है। फिर एक संवाद है, शकलदीप बाबू बोलते हैं, बहुत अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे, बबुआ कमरे में ही है ना। इसके बाद फिर मैं कुछ छोड़ता हूँ और आखिरी पृष्ठ पर आता हूँ लगभग। वह धीरे से चोर की भांति पैरों को दबाकर कमरे में अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक विश्वास की मुस्कुराहट थिरक रही थी। वे मेज़ के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधेरे में ही किताब उलटने पुलटने लगे। लगभग 1.5-2 मिनट तक वहीं उसी तरह खड़े रहने पर वे सराहनीय फुर्ती से घूमकर नीचे बैठ गए और खिसक कर चारपाई के पास चले गए और चारपाई के नीचे झाँक कर देखने लगे जैसे कोई चीज़ खोज रहे हों। तत्पश्चात पास में रखी नारायण की चप्पल को उठा लिया और 1-2 क्षण उसको उलटने पुलटने के पश्चात उसको धीरे से वहीं रख दिया। अंत में वह सांस रोककर धीरे से इस तरह उठने लगे जैसे कोई चीज़ खोजने आए थे, लेकिन उसमें असफल होकर चुपचाप वापस लौट रहे हों। खड़े होते समय वे अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए और उन्होंने नारायण को आँखें फाड़ कर गौर से देखा। उसकी आँखें बंद थीं और वह चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आहट या किसी प्रकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। शकलदीप बाबू एकदम डर गए और उन्होंने कांपते हृदय से अपना बायां कान नारायण के मुख के बिल्कुल नज़दीक कर दिया और उस समय उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने अपने लड़के की सांस को नियमित रूप से चलते पाया। तो ये स्थिति है। अंतिम 3 वाक्य पढ़ते हैं। जमुना ने कमरे में पहुंचकर पति को चिंतित एवं उत्सुक दृष्टि से देखा। शकलदीप बाबू ने गदगद स्वर में कहा, बबुआ सो रहे हैं। वे आगे कुछ न बोल सके, उनकी आंखें भर आईं। वे दूसरी ओर देखने लगे, जैसा कि सामान्यतः भारतीय समाज में पुरुष करता है। महिलाओं के सामने यह आसानी से रो नहीं पाता है, रो नहीं देता है। तो कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार एक आशावादिता एक मध्यम वर्गीय परिवार की आड़ होती है, साहस होता है, संबल होता है, और फिर उसका टूटना, बनना, बिखरना अलग चीज़ है। इस कहानी में मुख्यतः शकलदीप बाबू जो कि मुख्तार हैं, यानी वकील से छोटा या कानूनी सलाहकार का जो काम करने वाला व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी जमुना है, एक गृहिणी है। बबुआ या नारायण हैं जो कि डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में बैठते हैं, उनकी पत्नी निर्मला है। एक छोटा बच्चा टुनटुन भी है। इसमें कुछ नए शब्द या उर्दू फारसी के शब्द आए हैं। मुहर्रिर, लेखक, वकील या मुंशी। वकील का मुंशी जो लिखने वाला है, जो वकील कहते हैं उसको लिखता है, नोट करता है, वो मुहर्रिर कहलाता है। और मुवक्किल सब जानते हैं, जो वकील को करने वाला होता है, यानी कि वकील का सही मायनों में कस्टमर या ग्राहक जो वकील को फीस देता है। ये कुछ पात्र और शब्दावलियाँ हैं। और यह डिप्टी कलेक्टरी कहानी सुखांत नहीं होते हुए भी इस दृष्टि से सुखांत हो जाती है अंतिम शब्दों में कि बबुआ सो रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।